डियर स्टूडेंट्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की क्लास में मैं डॉक्टर सुनंदा देवपुरा, एसोसिएट प्रोफेसर इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट मीरागुड्स कॉलेज उदयपुर। आज की क्लास में हम संतुलन की अवधारणा, माइक्रो इकोनॉमिक्स में संतुलन की अवधारणा, फर्स्ट यूनिट का ये टॉपिक है, संतुलन की अवधारणा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। संतुलन का अर्थ क्या है? अर्थशास्त्र में अनेक जगह संतुलन की चर्चा आती है, जिसे उपभोक्ता का संतुलन, उत्पादक का संतुलन, फर्म का संतुलन, उद्योग का संतुलन, संतुलन कीमत, संतुलन विनिमय दर, श्रम बाजार या पूंजी बाजार में संतुलन आदि। इसलिए संतुलन की अवधारणा से परिचित होना आवश्यक है। संतुलन की अवधारणा हमें उस दिशा की ओर संकेत करती है जिस तरफ आर्थिक क्रियाएं गतिमान होती हैं। संतुलन का महत्व इसलिए नहीं कि वह वास्तव में प्राप्त होता है, बल्कि इसलिए है कि उसकी तरफ जाने की प्रवृत्ति रहती है। उदाहरण के लिए, वस्तु की कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहां मांग की मात्रा उसकी पूर्ति की मात्रा के बराबर हो जाए, उसे संतुलन कीमत कहते हैं। मान लीजिए किसी कारण से वह संतुलन भंग हो जाता है और वह बढ़ जाता है। ऐसी स्थिति में ऊंची कीमत पर पूर्ति की मात्रा मांग की मात्रा से अधिक हो जाएगी, जिससे कीमत के घटने की प्रवृत्ति लागू होगी और पुनः पहले वाली संतुलन कीमत स्थापित हो जाएगी। ये मांग की मात्रा पूर्ति के बराबर होगी। इसी प्रकार यदि किसी कारण से पूर्व संतुलन की स्थिति भंग होकर घट जाती है, तो मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से अधिक हो जाएगी, जिससे कीमत में पुनः वृद्धि की प्रवृत्ति लागू हो जाएगी और पहले वाली संतुलन कीमत स्थापित हो जाएगी। इसे स्थिर संतुलन कहते हैं। इसमें आर्थिक इकाइयां असंतुलन की स्थिति से संतुलन की स्थिति की ओर गतिमान होती हैं, इसलिए इसे स्थिर संतुलन कहा जाता है। इसके विपरीत, यदि संतुलन की स्थिति के भंग होने पर आर्थिक इकाइयां उससे दूर चली जाती हैं, तो उसे अस्थिर संतुलन कहा जाता है। संतुलन की चर्चा में हम अन्य बातें समान रहने पर लेकर चलते हैं। जैसा कि पहले बतलाया जा चुका है, उपभोक्ता संतुलन में व्यक्ति की आमदनी, रुचि व अन्य वस्तुओं की कीमतें आदि को अपरिवर्तित मान लिया जाता है। इसी प्रकार उत्पादक के संतुलन में साधनों की कीमतों, टेक्नोलॉजी आदि को स्थिर मान लिया जाता है। अर्थशास्त्र में आर्थिक और आंशिक व सामान्य संतुलन का अंतर भी करना होता है। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। आंशिक व सामान्य संतुलन, पार्शियल एंड जनरल इक्विलिब्रियम। तो आंशिक संतुलन क्या है? आंशिक संतुलन उस संतुलन को कहते हैं जो वैयक्तिक इकाई अथवा अर्थव्यवस्था का एक भाग लिए हुए दशाओं से प्राप्त करते हैं। आंशिक संतुलन का प्रयुक्त होता है जब आर्थिक हलचल एक फर्म या एक उद्योग तक सीमित होती है और जब हमें किसी आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम के प्रभावों का अध्ययन करना होता है। लेकिन ध्यान रहे कि ये प्रथम क्रम के प्रभाव माने जाएंगे, इसका अंत यहीं पर नहीं माना जाएगा। आगे चलकर इसके प्रभाव अधिक गहरे व व्यापक होने के कारण ये सामान्य संतुलन के दायरे में प्रवेश कर जाएंगे। तो अब हम अध्ययन करते हैं सामान्य संतुलन, यानी जनरल इक्विलिब्रियम। जनरल इक्विलिब्रियम या सामान्य संतुलन का अर्थ क्या है? सामान्य संतुलन उस समय स्थापित होता है जब सभी आर्थिक इकाइयां तथा अर्थव्यवस्था के सभी भागों की परस्पर निर्भरता या इंडिपेंडेंस स्पष्ट की जाती है। इसमें गणित का व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है।
सामान्य संतुलन की प्रक्रिया के 2 उदाहरण। हम नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। सामान्य संतुलन की प्रक्रिया के 2 उदाहरण, जिसमें पहला है सरकार द्वारा युद्ध की सामग्री बढ़ाने के निर्णय का प्रभाव। जब सरकार युद्ध का अधिक सामान बनाने का निर्णय करती है तो पहला प्रभाव देश के इस्पात उद्योग पर पड़ता है। इसे आंशिक संतुलन के अंतर्गत लिया जा सकता है, लेकिन बाद में इससे अन्य उद्योगों व आर्थिक क्रियाओं में भी हलचल पैदा होने लगती है। इस्पात के स्थानापन्न पदार्थों की मांग भी बढ़ जाती है, जिससे हलचलों का दायरा उत्तरोत्तर बढ़ता जाता है और अंत में ये प्रभाव संपूर्ण अर्थव्यवस्था तक फैल जाते हैं। अतः युद्ध का अधिक सामान बनाने की सरकारी घोषणा के प्रभाव समस्त अर्थव्यवस्था में व्यापक होने के कारण इसका अध्ययन सामान्य संतुलन विश्लेषण में करना पड़ता है। इसका दूसरा उदाहरण है भारत सरकार द्वारा उर्वरकों पर सब्सिडी घटाने का प्रभाव। पिछले वर्षों में खाद्यान्नों व उर्वरकों पर सब्सिडी का आर्थिक भार बहुत बढ़ गया है। ये काफ़ी सीमा तक असहनीय हो गया है। इसलिए बजट घाटे को कम करने के लिए उर्वरकों पर सब्सिडी कम करने पर जोर दिया जाने लगा है। तो प्रश्न यह उठता है कि उर्वरकों के लिए दी जाने वाली सब्सिडी या आर्थिक सहायता को कम करने के अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। इसको हम निम्न प्रकार देख सकते हैं कि इससे उर्वरकों की कीमतें बढ़ेंगी, उर्वरकों की खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा, कृषिगत उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, खाद्यान्नों की सरकारी वसूली या खरीद पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देश के खाद्यान्नों के बफर स्टॉक पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बजट घाटा कितना कम होगा, आदि आदि। इस प्रकार उर्वरकों पर सब्सिडी घटाने का प्रथम प्रभाव उर्वरक उद्योग पर पड़ता है, जिसे आंशिक संतुलन के अंतर्गत देखा जाता है। लेकिन यह पर्याप्त नहीं माना जाता, इसलिए इसके संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर व्यापक प्रभाव जानने के लिए सामान्य संतुलन विश्लेषण का उपयोग करना उचित माना जाता है। अब हम देखते हैं कि सामान्य संतुलन के 2 उद्देश्य क्या हैं, जिसमें पहला है इससे अर्थव्यवस्था के संपूर्ण रूप को देखने का अवसर मिलता है, जो विशुद्ध सिद्धांत की दृष्टि से बहुत लाभकारी होता है। और दूसरा, इसकी सहायता से आर्थिक हलचल के प्रथम क्रम, द्वितीय, तृतीय क्रम व अन्य उच्च क्रमों के प्रभाव जाने जा सकते हैं। लेफ्टविच के अनुसार हलचल से पहले एक बड़ी छटपटाहट से या बिग स्प्लैश उत्पन्न होता है, जिसे आंशिक संतुलन विश्लेषण संभाल लेता है। लेकिन इससे आगे लहरें व तरंगें उत्पन्न होती हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करती हैं और छटपटाहट के दायरे को भी प्रभावित करती हैं। तरंगें आगे चलती जाती हैं और उत्तरोत्तर छोटी होती जाती हैं और अंत में पूर्णतया क्षीण होकर गायब हो जाती हैं। इन सभी प्रकार के पुनर्समायोजनों यानी रीएडजस्टमेंट्स का विश्लेषण करने के लिए सामान्य संतुलन के उपकरणों की आवश्यकता होती है और इनका इसलिए हम कहते हैं कि सामान्य संतुलन एक बहुत ही जटिल किस्म का होता है और इसका विवेचन गणितीय समीकरणों की सहायता से किया जाता है, जिसमें विभिन्न आर्थिक चल राशियों में आपस में संबंध स्थापित किए जाते हैं। इस प्रकार हम देखते हैं कि आंशिक संतुलन व सामान्य संतुलन में आपस में कोई विरोध नहीं होता है। हम आंशिक संतुलन से प्रारंभ करते हैं और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाते हैं। इनमें एक निरंतरता व परस्पर कड़ी पाई जाती है। हम प्रथम क्रम के प्रभाव को देखकर द्वितीय क्रम, तृतीय क्रम व अन्य उच्च क्रमों के प्रभाव देखते हैं। एक फर्म संतुलन से उद्योग के संतुलन पर जाते हैं। हम एक फर्म के संतुलन से उद्योग के संतुलन पर जाते हैं
और तत्पश्चात पूर्ण प्रतिस्पर्धा की दशा में एक निजी उद्यम वाली अर्थव्यवस्था का संपूर्ण अध्ययन करके कई तरह के परिणाम निकालते हैं। इस तरह आंशिक संतुलन से सामान्य संतुलन की तरफ बढ़ने का प्रयास निरंतर जारी रहता है। आई होप आपको ये जो कंसेप्ट ऑफ इक्विलिब्रियम है ये अच्छी तरह से समझ में आया है। इसे पढ़िए, रिवाइज कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक कीजिए, वही आपकी अटेंडेंस होगी। सो थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।